बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये आज का पेपर है चैप्टर नंबर 13 सेकंड हाफ। इसमें पहला एमसीक्यू है मैक्सिमम पावर आउटपुट इज गिवन एज। तो मैक्सिमम आउटपुट पावर जो है उसका फार्मूला है ई स्क्वायर ओवर 4r। स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन है कि आउटपुट पावर मैक्सिमम होती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होती है। दूसरा एमसीक्यू है किरचॉफ फर्स्ट रूल इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। फर्स्ट रूल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, और अगर सेकंड हो तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड है व्हेन अ रेजिस्टर ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है कि अगर करंट रेजिस्टर की डायरेक्शन में हो, मतलब कन्वेंशनल करंट ले रहे हो, तो रेजिस्टर में जो वोल्टेज चेंज होता है वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। इन द अपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर चेंज हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो चेंज ये होता है कि आप एक एंड का दूसरे एंड में से डिफरेंस निकालते होते हैं। तो जब आप रेजिस्टर की डायरेक्शन में लेंगे, फ़र्ज़ करें ये है रेजिस्टर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है, ये क्या है, लो पोटेंशियल है। तो जब आप लो में से हाई को नफ़ी करेंगे तो आपका जो डिफरेंस होगा वो नेगेटिव आएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, लो टू हाई कर रहा है। अब तो हाई टू लो कर रहा है ना कन्वेंशन में, तो जब वो लो टू हाई करेगा तो हाई में से लो को जब नफी करेंगे तो चेंज फिर पॉजिटिव आएगा। In a closed circuit, the EMF and internal resistance are E and R. If the external resistance is R, then the current drawn will be। तो ये फार्मूला आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। करंट का फार्मूला E ओवर R प्लस मारा। वैसे करंट का फार्मूला अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जिसकी वजह से करंट आ रहा है वो EMF है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफिनाइट होती है ताकि ये जीरो करंट ड्रा करे। वोल्ट स्क्वायर पर ओहम, वोल्ट स्क्वायर पर ओहम यानी वी स्क्वायर पर ओहम, तो ये वाट के बराबर होता है, वाट। ठीक है, क्योंकि ये वी स्क्वायर ओवर आर, वी स्क्वायर ओवर आर पावर का फार्मूला है। The amount of work to force a positive point charge to go it to move to the point of high potential। तो ये बैटरी का काम होता है कि चार्ज को लो से हाई की तरफ यानी एनर्जी प्रोवाइड करना। तो ये होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। When a battery is discharging, then the terminal potential difference ये हमेशा जो है वो कम होता है, स्मॉलर देन द EMF। यानी डिस्चार्ज का मतलब ये है कि करंट दे रही है बैटरी। जब करंट दे रही होगी तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है E माइनस IR। तो आई मतलब सर्किट के अंदर है पड़ा, तो ये फैक्टर आ जाएगा, ई में से ये फैक्टर निकालेंगे तो वीटी कम हो जाएगा। आउटपुट पावर थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम विल बी मैक्सिमम इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज। तो इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो बराबर होती हैं, तो इसलिए ये भी क्या आएगा, 5 ओम। A circuit has 5 branches such that sum of current flowing toward a point is 15 ampere in 3 branches. Then what will be the current in 4th branch if 5th branch is open? यानी टोटल 5 ब्रांचेस हैं, तो 5 ब्रांचेस में से 3 ब्रांचेस के अंदर करंट टूवर्ड पॉइंट जा रहा है, और जो बाकी 2 हैं उसमें अवे है, लेकिन एक ब्रांच जो है वो सर्किट ओपन है। तो हमने पढ़ा है किरचॉफ फर्स्ट रूल में जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो एक ब्रांच में तो करंट जीरो हो गया, तो इसका मतलब जितना करंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 15 एम्पेयर। तो 15 एम्पेयर अगर आ रहा है तो 15 एम्पेयर ही जा रहा है। अगर 2 होती तो फिर हम उसको डिवाइड कर लेते, अगर बराबर होती तो फिर हम उसको 7.5 कर लेते। लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि एक ब्रांच जो है वो बिल्कुल ओपन है, तो इसलिए उसमें तो करंट हो गए नहीं, तो टोटल करंट जो है वो सिर्फ एक है, वो बिल्कुल ओपन है, तो इसलिए उसमें तो करंट हो गए नहीं, तो टोटल करंट जो है वो सिर्फ एक ब्रांच में होगा जो जा रहा होगा, यानी 15 एम्पेयर ही होगा। Which of following bulb will have the least resistance connected all are in series। अच्छा स्टूडेंट, अगर सीरीज में जुड़े होंगे ना, तो सीरीज में पावर का फार्मूला जो है I स्क्वायर इंटू R आएगा। ये वाला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो पावर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट ताल्लुक बन जाएगा। तो जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम होगी उसकी पावर भी कम से कम होगी, या जिसकी पावर कम से कम होगी उसकी रेजिस्टेंस भी कम से कम होगी। तो इसमें देखते हैं सबसे कम जवाब जो है वो 100 वाट है। अगर वो पैरेलल जुड़े होते तो फिर वी स्क्वायर ओवर आर वाला फार्मूला आता। द पावर आउट ऑफ बल्ब ऑपरेटिंग एट 50 वोल्ट है 1 ओम रेजिस्टेंस। पावर आउटपुट है, पावर आउटपुट। तो
तो आउटपुट पावर जो है उसका फार्मूला अभी लिखा है P इज इक्वल टू वी स्क्र ओवर आर, ये फार्मूला है क्योंकि यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 50 का स्क्वायर लेंगे 2500 आ जाएगा, 2500 वाट। The algebraic sum of all voltage changes is equal to 0 in a closed circuit, in a closed loop। ये किरचॉफ सेकंड रूल के लिए कंडीशन है कि सर्किट क्लोज अगर नहीं है तो उसको कंसीडर करें क्लोज। In the bridge circuit, if the ratio of adjacent resistance is same, the potential difference through the bridge resistor। तो आपने देखा है ब्रिज रेजिस्टर जो है वही जो हमारे पास होता है ना गैल्वानोमीटर, उसकी रेजिस्टेंस के अंदर जो है जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, जीरो होगा क्योंकि दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी आने और जाने वाला करंट जो है वो इक्वल होगा, नेट करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो नेट करंट जो है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया है, जीरो। तो पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ ऑफ 5 वोल्ट बैटरी इज 10 सेंटीमीटर, जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ ऑफ 50 वोल्ट बैटरी। तो ये आपने पढ़ा है कि ईएमएफ और जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ का डायरेक्ट ताल्लुक है। जब दो चीज़ों में डायरेक्ट ताल्लुक हो तो उनकी रेशियो जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब आप लिखेंगे E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2। तो E1 यहाँ पे हमारे पास किसके बराबर है, 5 वोल्ट लिख लेते हैं। E2 कितना है, 50। अच्छा, जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ E1 के लिए कितना है, 10 लिखा हुआ है, 10, और डिवाइडेड बाय L2 कितना है वो मालूम करना है हमें। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5L2 इज इक्वल टू 500 आ जाएगा, तो L2 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर देखते हैं कहाँ पे, 100 सेंटीमीटर। अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ इज 25 सेंटीमीटर, ईएमएफ ऑफ बैटरी पोटेंशियोमीटर इज 50 वोल्ट। अच्छा, अननोन ईएमएफ मालूम करनी है तो आपने इसी पोटेंशियोमीटर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा होगा, EX इज इक्वल होता है E इनटू स्मॉल l ओवर कैपिटल L। तो ईएमएफ यहाँ पे यानी बैटरी के जो पोटेंशियोमीटर की बैटरी है उसकी ईएमएफ दी हुई 50 वोल्ट, और हमारे पास जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है, और डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ हमें पता है 100 सेंटीमीटर होती है। तो ये बन जाएगा 50 ओवर 4। तो 50 ओवर 4 जो है ये बन जाता है 12.5। डैश इज द कॉज वाइल पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। बुक के अंदर लिखा हुआ है ईएमएफ इज द कॉज एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इट्स इफेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनके जवाब। कैन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल बी ग्रेटर देन द ईएमएफ। तो ये आपने पढ़ा होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ के बराबर होता है अगर करंट ड्रॉ ना हो रहा हो। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम होता है अगर करंट ड्रॉ हो रहा हो या डिस्चार्जिंग का अमल हो रहा हो, यानी बैटरी में से करंट निकल रहा हो, तो उस वक्त टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से बढ़ भी सकता है कि अगर वो बैटरी डिस्चार्ज की बजाय वो चार्ज हो रही हो बाय बिगर बैटरी। तो आप इसका जवाब देंगे हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर वो चार्ज हो रही हो बाय बिगर बैटरी। अच्छा, दूसरा सवाल है, इट इज इजियर टू स्टार्ट अ कार इंजन ऑन अ वार्म डे देन ऑन अ चिली डे, व्हाई। तो अगर मौसम गर्म है तो गाड़ी को स्टार्ट करना ज़्यादा इजी होता है। तो उसकी वजह ये है स्टूडेंट के जब गर्म मौसम होता है तो उस वक्त जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ना वो कम हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से कम हो जाती है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब है कि मज़ामत टू फ्लो ऑफ आयंस। तो आयंस जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो ईजिली फ्लो कर रहे होते हैं, मतलब उनकी रुकावट कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। तो टेम्परेचर बढ़ने से अगर रुकावट कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी, तो उनका जो फ्लो है, उनका जो करंट है वो बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ने से कार को स्टार्ट करना ज़्यादा इजी हो जाता है। जबकि अगर ठंडा मौसम है तो उसमें मुश्किल ये होता है कि ठंडे मौसम में जो रेजिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाता है, करंट जब पूरा नहीं मिल रहा होता गाड़ी स्टार्ट ईजिली नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है तीसरा सवाल, आर किरचॉफ लॉ आर एप्लीकेबल टू बोथ AC एंड DC, एक्सप्लेन। किरचॉफ हमारे पास 2 लॉ हैं, एक है पॉइंट रूल और दूसरा है वोल्टेज लॉ। तो पॉइंट रूल में हम ये कहते हैं कि चार्ज कंजर्व होगा, जितने चार्ज आएंगे उतने जाएंगे, चाहे वो AC हो या DC हो, दोनों में उबे होगा कि जितने चार्ज आएंगे उतने ही चार्ज जाएंगे, किसी पॉइंट की तरफ आएंगे उतने ही पॉइंट से दूर जाएंगे। इसके अलावा जो है दूसरा जो लॉ है
वो है कि सम ऑफ ऑल वोल्टेज चेंजेस, जो ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जाहिर सी बात है ये भी यूनिवर्सल लॉ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी चाहे वो एसी हो या डीसी हो, ये दोनों के लिए क्या होगा, एप्लीकेबल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।